चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद आखिरकार केरलम को नया सीएम मिल गया है। वीटी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब शपथ लेंगे। सीएम की रेस में राहुल के करीबी केसी वेणुगोपाल भी थे, लेकिन उनका नाम कट गया है। बीते कई दिनों से पार्टी आलाकमान और स्थानीय नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन कल देर रात हुई बैठक में फैसला होने के बाद आज आखिरकार नाम तय हो गया है। शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से वीटी सतीशन को नेता चुना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। संबित पात्रा ने कहा, 22 साल में राहुल ने 54 विदेश यात्राएं की। कुछ दौरे तो रिकॉर्ड में नहीं है। इन दौरों पर 60 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया। आखिर इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? हलफनामे के मुताबिक 10 साल में राहुल की 11 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जब 11 करोड़ रुपए कमाए तो 60 करोड़ कहां से खर्च किए? राहुल ने आमदनी से ज्यादा खर्च कैसे किया? असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सेकंड टर्म का पहला एजेंडा क्लियर कर दिया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की तैयारी कंप्लीट है। 26 मई को विधानसभा में बिल को पेश करने की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। सीएम हिमंत ने पहली कैबिनेट बैठक में ही ये फैसला लिया है। हिमंत ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था और उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में ये वादा पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि असम की नई विधानसभा का पहला सत्र 25 मई से होगा और इसी सत्र में हिमंत यूसीसी बिल पेश करेंगे। ईंधन को बचाने के लिए कल पीएम मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की थी। अब दूसरे नेताओं ने भी अपना अपना काफिला छोटा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 4 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम की। सम्राट सिर्फ 3 गाड़ियों के साथ एयरपोर्ट के लिए निकले। उधर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी 7 से 10 गाड़ियों का काफिला छोटा करके 4 गाड़ियों का काफिला किया। पीएम मोदी की अपील का असर हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा पर देखने को मिला। निकाय चुनाव सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए वो साइकिल से पंचकमल पहुंचे। उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए उनके गार्ड्स नजर आए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि किसी भी संकट से निपटने में पीएम मोदी का नेतृत्व सक्षम है। कोई भी संकट आ सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है, हमें डरना नहीं है। प्रधानमंत्री की सोना ना खरीदने की अपील का असर ज्वेलरी शॉप में साफ नजर आ रहा है। साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद सोना चांदी के दाम में तेजी से ज्वेलरी शॉप में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं और वहां सन्नाटा पसरा है। ग्राहकों की कमी की वजह से कारोबारी चिंता में डूबे नजर आ रहे हैं। सराफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए तक महंगी हो गई। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के दाम 1,50,000 से 1,68,000 के बीच है। हॉर्मुज़ संकट का असर आम लोगों पर सीधा पड़ रहा है। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने मुंबई में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद एमएमआर में सीएनजी की खुदरा कीमत अब 84 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। यानी अब तक 82 रुपए प्रति किलो मिलने वाली सीएनजी गैस बढ़कर 84 प्रति किलो हो गई है। बढ़ी हुई कीमतों का सबसे ज्यादा असर सीएनजी से चलने वाली ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने देश में चीनी की सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने तुरंत चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। ये रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। नोटिफिकेशन में रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर तीनों को शामिल किया गया है। सरकार का ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से देश के अंदर सप्लाई बेहतर रहेगी और कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। आम लोगों पर महंगाई का बोझ आज से और बढ़ गया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मदर डेयरी ने भी पूरे भारत में दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली एनसीआर में अब फुल क्रीम दूध 70 की बजाय 72 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो वहीं मदर डेयरी ने आधिकारिक बयान में बताया कि पिछले 1 साल में किसानों से दूध खरीदने की लागत करीब 6% बढ़ी है, इसलिए कीमतों में बदलाव करना पड़ा है। दुनिया भर में खाने की थाली महंगी हो रही है। मार्च और अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक रूस सबसे ज्यादा 5.9% खाद्य महंगाई झेल रहा है। भारत में भी खाने की चीजों की महंगाई दर वैश्विक औसत से करीब 4.2% है। हालांकि अफ्रीका, जर्मनी, चीन, जापान जैसे बड़े देशों में अभी राहत है। यूपी में तेज आंधी, तूफान, बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसान की भरपाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सीएम ने जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का आंकलन कर 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का आदेश दिया। सीएम योगी ने साफ किया कि पीड़ितों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि कल आए आंधी तूफान में 70 लोगों की मौत हो गई है।
यूपी के फतेहपुर में आंधी तूफान से कई इलाकों में मातम पसरा है। जिले में 5 महिला समेत 9 लोगों की मौत हुई। हादसे में करीब 16 लोग घायल हैं। 8 मवेशियों की मौत की खबर सामने आई है। जिले में आंधी तूफान से कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा तो कई जगह बिजली के खंभे गिर गए हैं। तेज हवा से कई घरों को नुकसान पहुंचा। जिला प्रशासन की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। यूपी के उन्नाव में बुधवार को आई तेज आंधी और बारिश ने 2 लोगों की जान ले ली है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना दही थाना क्षेत्र में हुई, जहां 70 वर्षीय राम आश्रय की मौत पेड़ के नीचे दब जाने से हुई। दूसरी घटना आसीवन में हुई, जहां तेज आंधी के कारण सड़क किनारे लगा एक विशाल यूकेलिप्टस का पेड़ अचानक गिर गया। इसकी चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में घायलों में शामिल 9 वर्षीय अंश की मौत हो गई। तेज आंधी तूफान में बरेली में एक युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ गया, जिसके बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक के हवा में उड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आपको बता दें कि कल बरेली, प्रयागराज, भदोही समेत यूपी के कई जिलों में तेज आंधी तूफान आया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। आंधी तूफान के बीच मौसम विभाग ने 38 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, तो वहीं लखनऊ और कानपुर में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को आया चक्रवाती तूफान ने कानपुर में भी जमकर तबाही मचाई। तेज आंधी के चलते कई घंटे बिजली ठप रही। मौसम विभाग ने आज आसमानी बिजली और तेज हवाओं को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। नीट पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। अब तक की जांच में सामने आया कि पेपर यश यादव के जरिए राजस्थान तक पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक यश यादव की पहचान विकास बिवाल से थी। जांच में ये भी पता चला है कि विकास बिवाल के पिता दिनेश बिवाल ने पेपर की हार्ड कॉपी को स्कैन कर उसकी पीडीएफ फाइल तैयार की थी और इसके बाद ये पेपर सीकर के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले कई छात्रों तक पहुंचाया गया था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम पार्षद महराज खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महराज खान पर तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। दरअसल पुलिस एक पुराने जानलेवा हमले के मामले की जांच कर रही थी और इसी दौरान स्कूल के दस्तावेजों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। महराज खान ने चुनावी शपथ पत्र में केवल 2 बच्चों का उल्लेख किया, जिस तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल की मदद से फर्जी बोनाफाइड प्रमाण पत्र तैयार किया। फर्जी दस्तावेजों में बच्चों को महराज खान के भाई का बेटा दिखाने की कोशिश की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव को फिर से रूस ने निशाना बनाया। कीव में रूस ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स से अटैक किया। हमले में 4 लोग घायल हो गए। रूस ने रिहायशी इमारतें और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ड्रोन और मिसाइलें दागी। हमले के बाद इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मलबे से कम 10 लोगों को बचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन दौरे पर हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप ने द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका चीन रिश्तों, व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही है। तनातनी पर टिकी हुई है। वहीं ट्रंप के साथ एलॉन मस्क, टिम कुक समेत अमेरिका के कई बड़े कारोबारी भी चीन गए हैं। शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात में ताइवान को लेकर भी चर्चा हुई। चीनी राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान का मुद्दा अगर सही से नहीं सुलझा तो दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ सकता है। शी जिनपिंग ने कहा, ताइवान मुद्दा गलत तरीके से संभाला तो दोनों देशों के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। अगर ये मुद्दा सही तरीके से संभाला गया तो अमेरिका और चीन के रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है।